देखो मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर भी है इनफैक्ट। कौन सा बेटा? परमाणु संरचना, है ना। ये सब पढ़ने वाले हम इसमें। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम क्या है? एक सबसे छोटी इकाई जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वैसे तो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, लेकिन डिवाइड नहीं किया जा सकता ताकि ये न्यूट्रल ही रहे। तब तक डिवाइड करना जब तक कि ये न्यूट्रल रहे। और एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो सबसे छोटी इकाई नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम है। और एटम क्या होता है? उदासीन, मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसके डिस्कवरी के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने एक फॉर्मूला पहले भी दिया था, रिजेक्टेड पेन करके, इसका बताया था ना मीनिंग, है ना। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। देन फर्स्ट मॉडल आता है। देखो एटम्स को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों का अप्रोच था। जो पहला अप्रोच था, आज पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो देखो एटम्स को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों का अप्रोच था। जो पहला साइंटिस्ट था जिसका अप्रोच था, जे थॉमसन मॉडल, बहुत पहले का मॉडल है। उसने बड़ा सिंपल तरीके से रखा कि अगर एक आप वाटरमेलन को देखते हो, उसके जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करेंगे, और जो रेड पार्ट है, रेड पल्पी पार्ट, वो किसका काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज का। और ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले जो है फैराडेज आ गए थे। उन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसा पार्टिकल है जो आसानी से मूव कर सकता है। इसीलिए जब तुम वाटरमेलन को काटो और अगर वाटरमेलन को ऐसे उलट के हल्का सा हिलाओगे, दो चार उसके बीजे गिर जाएंगे। फील किया ऐसा? ठीक है। इजीली रिमूव कर सकते हो ना, तो इजीली रिमूव कर सकते हो। तो किसी बॉडी में किसी कंडक्टर में आसानी से फ्लो होने वाला पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको किसका नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का। इसको इसका। अब देखो इस मॉडल का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था क्या था बेटा? कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस चीज़ों को नहीं कर पाया मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरा ऐसे फैला होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको पता है। किससे पता है? रदरफोर्ड मॉडल से। ये पूरा फैला के बताया हुआ है ना, ये कि प्लस माइनस। अरे प्लस माइनस फैला थोड़ी ना होता है, केवल पॉजिटिव कहाँ पे होता है? सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये लिमिटेशन था इसका, जे थॉमसन मॉडल का, है ना। रदरफोर्ड मॉडल फेमस इसलिए है क्योंकि इसने गोल्ड फाइल को यूज किया। गोल्ड फाइल को क्यों यूज किया? क्योंकि ये इसकी क्या ज्यादा होती है? मैलिएबिलिटी मतलब उसको ठोक के टूटो के बहुत थिन शीट में कर सकते हो। ठीक है, यस, थिन शीट में कर सकते हो। अब जब इसमें से अल्फा रेज निकालो। अल्फा कौन सा पार्टिकल होता है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है। अब जब अल्फा रेज निकाले तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है पास हो गया। कुछ रेज ऐसे थे जो पीछे आ गए, और कुछ रेज ऐसे थे जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है। और इसमें मान लो कि अगर 100 रेज जा रहे हैं तो 98, 97 जो है पास ही हो गए। ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या कंक्लूड किया कि जब ये पूरा पास ही हो जा रहा है, मतलब पूरा एटम में एक छोटा सा पार्ट है जो भरा हुआ है, बाकी सब खाली है। यही ना हुआ, है ना। तो जो खाली पार्ट है उस पार्ट में क्या घूम रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जो भरा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसमें पॉजिटिव चार्ज है। हमने यह कैसे डिसाइड किया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज। अब वो जाके वापस आ रहा है रिपेल होकर, मतलब अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया है ना कि पॉजिटिव चार्ज। अब रदरफोर्ड मॉडल जो है रदरफोर्ड मॉडल के भी बहुत सारे लिमिटेशंस। देखो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूअसली घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और लॉरेंट्ज ने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या एमिट करेगा? फोटॉन। क्या एमिट करेगा? फोटॉन। और जब कोई बॉडी
एनर्जी एमिट करता है तो वो अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है, ये तो पता है अपने को, हायर स्टेट से लोअर स्टेट। तो बस ये है, रदरफोर्ड का प्रॉब्लम ये था, वो बोला कि चारों तरफ रोटेट कर रहा है और कहीं पे भी रोटेट कर रहा है। तो लॉरेंट्ज का क्वेश्चन ये था कि भाई अगर रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमते 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 न्यूक्लियस पे जाके कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। मतलब मेरा ये बॉटल रखा हुआ है और ये बॉटल ही है ना, कोलैप्स होके कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था इसका। तो इसको समझाने के लिए बेसिकली कौन आया अपना, जो भी आया, पहले ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल? कौन सा? एटम इज अ हॉलो स्फीयर, किसने बताया? रदरफोर्ड। यस यस यस, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, पक्का? क्योंकि रदरफोर्ड का क्या था कि एटम इज अ हॉलो, सही है। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल सेंटर। स्मॉल सेंटर मतलब 10⁻⁻14 मीटर, बहुत छोटा सेंटर, ठीक है, ये भी सही है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो यही तो मेन पता चला, 3 रिजल्ट है ना, तो तीनों सही है रदरफोर्ड के। देन वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, अभी तक के 140 इयर्स के हिस्ट्री पे अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब लिटरली इसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से मॉडल आ चुके हैं, लेकिन बोर मॉडल आज भी उसी तरीके से पढ़ा जाता है और उसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर चीज का सही आंसर दे देता है, ठीक है। नहीं, मैंने 140 ईयर से बोला, ये तो तुम्हारे लिए है ना, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। मैं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो भी बोर्स मॉडल का हेल्प लेते हैं, जे थॉमसन का नहीं लेते, ठीक है। तो देखो बोर्स मॉडल समझो या ना समझो, इसके 3 पॉस्टुलेट्स होते हैं बेटा। पहला पॉस्टुलेट ये होता है, बोर्स ने ये समझाया, देखो जो रदरफोर्ड ने काम किया ना, उसी चीज को मैथमेटिकल तरीके से बोल दिया बोर्स ने। अगर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लगता है बेटा? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, ये क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ये घूम रहे हैं तो बाहर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? mv²/r। और अंदर की तरफ क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों बैलेंस होंगे, इसीलिए अपनी जगह पे ही घूमते रहेगा। अगर कोई एक भी ज्यादा या कम होता तो या तो ये अंदर चला जाता है तो बाहर। समझ में आया? तो पहला पॉस्टुलेट ये है ना, कि इन दोनों को इक्वेट करना है, Fe = Fc, है ना। पहला पॉस्टुलेट ये है बेटा। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट पे घूम सकता है, ये उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो h/2π हो, या तो 2h/2π हो, या तो 3h/3π हो, या तो 4h/4π हो, ठीक है, उसके बीच में नहीं घूमेगा, ठीक है। और जिस एक्सिस में घूमेगा उसको बोला जाता है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। मतलब अगर ये यहाँ पे घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, तो ये फोटोन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। यहाँ पे घूम रहा है तो फोटोन रिलीज नहीं करेगा, ये केवल और केवल जब चेंज करेगा यहाँ से यहाँ तब करेगा फोटोन रिलीज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। समझ में आया? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है याद रखने वाला वो क्या है? nh/2π। और इस एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं? mvr। यही 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अपना तीसरा जो पॉस्टुलेट है, तीसरा पॉस्टुलेट ये बोलता है, बोर्स ने समझाया कि एटम्स के बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स होते हैं, 1s2 2s2 3p2, ये सब पढ़े होंगे ना,
लेकिन उसके अलावा भी हम, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का कितना होता है बेटा 11, तो हम किससे 2 8 3 ऐसे करते हैं ना, पहले ऑर्बिट पे 2, दूसरे ऑर्बिट पे 8, तीसरे ऑर्बिट पे 3 ऐसे। तो देखो जो नीचे वाला ऑर्बिट होता है ऊपर वाला ऑर्बिट, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से यहाँ पे जंप किया तो क्या रिलीज करेगा, फोटॉन। तो कोई भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आया तो क्या रिलीज करेगा, फोटॉन। इस चीज को किसने समझाया, बोर्स ने, उसका फॉर्मूला भी दिया। क्या फॉर्मूला दिया कि ई हायर ऑर्बिट का जो भी एनर्जी होगा और लोअर ऑर्बिट का जो भी एनर्जी होगा, इन दोनों का अगर माइनस करें तो हमारा वही आएगा hc/λ। और यहाँ से जो फोटॉन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। समझ में आया। अगर फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है तो फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी माइनस थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। और यहाँ से बता दो कि लैम्डा कितना रिलीज हो रहा है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, चौथे से तीसरे में आया तो लैम्डा क्या होगा, तीसरे से दूसरे में आया तो लैम्डा क्या होगा, पहले से दूसरे से पहले में आया तो लैम्डा क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट है लैम्डा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब कि कोई पार्टिकल है वो कितना मिनिमम उसको अप्रोच कर सकता है। जैसे तुम लोग अप्रोच करते हो है ना, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने अगर अल्फा चार्ज से बम्बार्ड किया इसको, अल्फा पार्टिकल से, तो ये ऐसे चलते जाएगा और जैसे पास पहुंचेगा तो क्या होगा बेटा, जैसे पास पहुंचेगा तो क्या ज्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये यहाँ तक आके ना रुक जाएगा और फिर से वापस चलने लग जाएगा। समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आते गया यहाँ तक आ पाएगा, इसके बाद वापस चला जाएगा। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस और आर्मिन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं दो चीज लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी v थी तो अपना पूरा एनर्जी लॉस कर दिया और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, 0। तो इसने पूरा एनर्जी लॉस किया और 0 हो गया और कन्वर्ट किस में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है। पूरा वेलोसिटी को लॉस किया और कन्वर्ट किस में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 बाई डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये आ गया तुमको। अब यहाँ से तुमको r निकालना है ना। और जो Zd है वो एक्चुअल में क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। और जो Q होता है वो क्या होता है, उस पार्टिकल का चार्ज जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये Q है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं, अल्फा पार्टिकल, इसीलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज लेते हैं। ठीक है, ओके, सॉल्व करो इसको। आर निकालना है ना। आर देख लो पीछे से, ये देखो आर इज इक्वल टू के, एक मिनट, हाँ लो, Zd Q बाई एनर्जी 1/2 mv² था एनर्जी। ठीक है, अब वो एनर्जी दिया हुआ है। K का वैल्यू पता है ना कितना होता है, K इज 9 × 10⁻⁹।
9 इंटू 10 की पावर 9। जेडी कितना दिया है 29, मतलब z 29 दिया है। E इज E, Q इज ऑल्सो, व्हाट इज Q बेटा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। रख दो Q इज इक्वल टू 2E। कौन सा ऑप्शन? बी। 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया है। बी ऑप्शन है ना। करो, सॉल्व करो, देखो नहीं ऐसे टुकुर टुकुर। ऑप्शन बी, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर सकता हूँ। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू जेड का वैल्यू 29 है, ई का वैल्यू ई एंड क्यू का वैल्यू 2e, तो 2 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 की पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ई, तो एक ई से ई चला गया है ना। अब एक ई बचा तो 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर, ये 10 पावर हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। तो 1.6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा अराउंड 4.7 इंटू 18 और 4.6 इंटू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 17, राइट। अब ये मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 18 या 54, 18 पंची 90, 90 में 54 सब 8.4, 90 में 54 मतलब 8.4, राइट। इंटू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। समझ में आया ना? बस यही करना था। अब पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हैं स्क्रिप्ट लिख। ये कितना आएगा? -16, -17 लिया है ना। नहीं, ये 4.7 नहीं, ये 47 होगा बेटा, 47, क्योंकि 29 इंटू 1.6 करो कितना है 47। हाँ, तो ये मीटर में ही आएगा ना, मीटर में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है बेटा? इम्पैक्ट पैरामीटर अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे है अल्फा पार्टिकल, अगर ये बिल्कुल सीधे चलते आ रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? जीरो। अगर ये थोड़ा सा नीचे चलता इधर और पार्टिकल हमारा यहाँ पे होता न्यूक्लियस, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता? बी। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता? बी, जिसका कुछ वैल्यू होता। जो एक पार्टिकल इधर रखा, एक पार्टिकल इधर, कोलिजन में भी हम पढ़ते हैं, अगर बिल्कुल सीधे चला आ रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? जीरो। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो टकराने के बाद कैसा वापस होगा? वैसे ही नहीं, 180, डायरेक्शन बदल देगा। समझ में आ रहा है? एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो एंगल कितना होता है? 180, ठीक है। तो 180 का एंगल हो जाएगा। अब देखो, एटम्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? nth ऑर्बिट पे रेडियस क्या होगा, nth ऑर्बिट पे वेलोसिटी क्या होगा, और nth ऑर्बिट पे एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो ये सारी चीजों को फाइंड करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले हैं आर, आर एन, वी एन एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले याद करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? ये वाला, स्टैंडर्ड वैल्यूज टू रिमेंबर, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बात नहीं शादा प्लीज, कोई और बात नहीं कर रहा है ना, तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, है ना। तो nth रेडियस का ऑर्बिट क्या होगा? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। n स्क्वायर बाई जेड याद करना जरूरी है, ठीक है, कि आर nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? 2.2 10⁻�6 z बाई n। यहाँ पे मेस्ड अप मत करना कि z स्क्वायर बाई n था कि z बाई n था, ठीक है। और en तो हमको पता ही है यूनिवर्सल, -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। और n क्या है? नंबर ऑफ शेल, मतलब किस रेडियस, किस सेल पे फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो z क्या होगा? 1। और अगर हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो n क्या होगा? 1। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का n 1 हो जाएगा और z कितना हो जाएगा? 1। तो बेसिकली अगर यहाँ पे z 1 और n 1 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा तुमको? हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल का सारा इंफॉर्मेशन, ग्राउंड लेवल का रेडियस, ग्राउंड लेवल का वेलोसिटी, ग्राउंड लेवल का एनर्जी लेवल, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्राउंड लेवल का हो गया। ग्राउंड लेवल से जैसे ऊपर उठते हैं तो क्या होगा? सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। तो तुमको क्या करना है कि z इज इक्वल टू 1 पुट करना है यहाँ पे, और z इज इक्वल टू 1 पुट करके n को एक बार 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? ग्राउंड लेवल का। और जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सेकेंड लेवल का। n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो थर्ड लेवल का। ये वैल्यूज याद है? इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। तो पहला जो सबसे नीचे होगा क्या है? 13.6। उसके ऊपर क्या होगा? 3.4। तो एनर्जी जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं, ठीक है। और बढ़ता क्या जाता है, घटता क्या जाता है? जैसे हम उसके न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, ज्यादा होती है? n की वैल्यूज बढ़ रही तो क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है? अगर तुम ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले स्टेट पे जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये 3 वैल्यू से बेटा याद कर लो, 1 2 3 4 का। और एक चीज और, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि ग्राउंड लेवल का जो एनर्जी लेवल होता है, ग्राउंड का जो एनर्जी लेवल होता है और फर्स्ट का एनर्जी लेवल होता है, इन पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे ना, एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होते जाएगा, ठीक है। एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होते जाएगा, है ना। सॉल्व करो इसको, चलो। e to the power 5 सॉल्व करो एक बार। करंट के लिए, करंट क्या होता है बेटा? करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई T। और T ऑप्शन सी बनाए थे, ठीक है। चलो करो 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 एक बार देखो। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q क्या है बेटा? E। और T क्या होता है? 2 पाई R बाई V, ठीक है। अब E वेलोसिटी क्या होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? Z बाई N। ओके ओके ओके, ये तो दिया ही हुआ है ना, ठीक है। तो V क्या लिखोगे?
लिखोगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट जो भी है सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। तो ये ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? e की पावर 5 इंटू सम कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर 5। समझ में आया? क्योंकि करंट को लिखते हैं q बाई टी बस, और t को क्या लिखते हैं? टाइम पीरियड 2 पाई r बाई v। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ऑप्शन ए सर मैग्नेटिक वाइज बोल रहे हैं, नेगेटिव सर मैग्नेटिक वाइज ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता है वेलोसिटी कम होता है। तो क्या बोलो? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी ये तो पता है अपने को, तो एटलीस्ट इसको और इसको तो गलत कर ही देते हैं। अब बोथ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। नो नहीं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, ओवरऑल बढ़ रहा है ना? ओवरऑल लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी बढ़ रहा है ना? तो अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात, ठीक है, तभी ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, ऑप्शन इज ए। क्योंकि अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज। आयरन का फॉर्मूला यूज करो। नाइन एक बार और चेक करो। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी सेकेंड ऑर्बिट। आर्यन फिर से करो, वही वाला काम कर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऐसे सोचने से नहीं होगा। बी ऑप्शन बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सेकेंड ऑर्बिट का निकालोगे तो R2 लिखोगे ना? R2 इज 0.529। यहाँ पे क्या पुट करोगे बेटा? 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई z। z क्या है? अच्छा, जो भी हो ये तो कट जाएगा। और R3 क्या होगा? 0.529 इंटू 3 का पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो R2 बाई सेकेंड ऑर्बिट का कितना दिया रेडियस? R। तो R बाई R3 इज इक्वल टू 4 बाई 9। तो R3 इज इक्वल टू 9R बाई 4। और 9R बाई 4 मतलब क्या होता है? 2.25R। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले तो ये समझ लो कि आयोनाइजेशन क्या होता है। सर 13.6 13.6 सर जो टोटल एनर्जी होता है। आयोनाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल के इनफाइनाइट पे भेज देना। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से निकाल के उसको इनफाइनाइट पे भेज देना, उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। अब हम कहाँ से निकाल रहे हैं इसको? ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से निकालेंगे कितना आएगा? 13.6। फर्स्ट स्टेट से निकालेंगे कितना आएगा? फर्स्ट 10.2 थर्ड स्टेट से निकालेंगे कितना आएगा? समझ पाया? तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ से है? ग्राउंड स्टेट से। मतलब देखो, ये एनर्जी लेवल होता है ना बेटा, ये होता है E1, ये होता है E2, ये होता है E3, E4, और सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी वहां पे 0 होता है। उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ से निकाल के यहाँ भेजना है तो टोटल डिफरेंस कितना होता है? 13.6। ठीक है, ऑप्शन डी सर हाफ हो जाए तो डबल हो जाएगी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी -3। अच्छा हाँ,
देखो एक देखो हाइड्रोजन एटम है ना, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं n इज इक्वल टू 2। ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के 2 टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी जस्ट हाफ होता है, और जो टोटल एनर्जी होता है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, बस यहाँ पे मॉड लगा रहता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी से डबल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन साइन उनका ऑपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है बेटा, टोटल एनर्जी ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, इससे जस्ट डबल होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ डबल होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो ये तो ऐसे कट कर सकते हो, है ना, है ना। ओके, सुबह सॉल्व करो तो पहले, है ना। रोज का रोज अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करेगा सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन फाइंड आउट। सर 3.4 सेकंड और सेकंड ऑर्बिट 3.4 किसका होता है, सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट का, 3.4 माइनस थर्ड ऑर्बिट का। 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे इस एनर्जी को देख के क्या पता चल रहा है, एन कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट। और जो एल होता है वो क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे n कितना रखना है, 2, तो 2h अपॉन 2 पाई, तो आंसर क्या है, h बाई पाई। यस सर। समझ में आया। ठीक है, अगर यहाँ पे एनर्जी लेवल और कुछ दूसरा दिया होता तो n का वैल्यू हम रखते। ओके, इसका फाइंड आउट करो। सोडियम है, उसका वेलोसिटी फाइंड करना है 5th ऑर्बिट पे, और सेकंड ऑर्बिट पे दिया हुआ है। सर डी ऑप्शन। 2/5 और 5/2। Vn क्या होता है, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 क्या होता है, Z बाई N। 2/5 पक्का, डी ऑप्शन। निकालो 5th ऑर्बिट का, फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है और सेकंड ऑर्बिट का दिया हुआ है, मतलब V2 इज इक्वल टू V दिया है और निकालना क्या है, V5। तो देखो ये सारा तो कांस्टेंट है, तो V2 अपॉन V5 क्या हो जाएगा बेटा, Z/2 डिवाइडेड बाई Z/5। तो V2 अपॉन V5 इज इक्वल टू 5/2। V2 तो दिया हुआ है ना, नहीं V5 तो दिया हुआ है ना, नहीं निकालना है, V2 दिया हुआ है, तो V5 क्या होगा, 2V/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट पे दिया हुआ है, फिफ्थ ऑर्बिट पे फाइंड करना है, और सेकेंड ऑर्बिट का वेलोसिटी है v, तो v के टर्म्स में निकालना है ना। आगे चलें या फिर कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार और एक्सप्लेन कर सकते, नहीं? ओके, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने पहले भी बात किया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी मटेरियल का स्पेक्ट्रम जो होता है वो उस मटेरियल का डीएनए होता है जो कि किसी भी मटेरियल का स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करेगा। समझ में आया?
मतलब मैंने अगर कॉपर का स्पेक्ट्रम निकाला है तो वो इस दुनिया में कोई भी मटेरियल है उसके स्पेक्ट्रम से मैच ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के कॉपर का सिग्नेचर क्या हो गया उसका स्पेक्ट्रम, क्योंकि सिग्नेचर एक दूसरे से मैच नहीं करता ना, ठीक है। तो मटेरियल का जो सिग्नेचर होता है क्या होता है बेटा, उसका स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा कि अगर कोई मटेरियल दिया, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्या है, कॉपर मटेरियल, मान लो कॉपर है, एक मैंने यहाँ से लाइट लिया और इस लाइट को इस कॉपर पे गिराया, इस कॉपर पे जैसे लाइट गिराया तो ये जितने लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा, और उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया, ठीक है। देन सेकंड है तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक ग्लास ट्यूब पे, उसमें बहुत सारे गैसेस भरे होते हैं हाइड्रोजन के, लो प्रेशर पे रहता है, ठीक है। अब वो हमको ब्लू लाइट देता है। ब्लू लाइट मतलब जैसे हम करंट पास करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर ऑर्बिट को छोड़ के लोअर ऑर्बिट पे जाते हैं, चेंज करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट चेंज होता है तो क्या रिलीज करता है बाहर, फोटोन, और जो फोटोन रिलीज करता है कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर, ठीक है। तो जो फोटोन एमिट किया है उसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इतने टाइप के कलर जो है एमिट किया, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, तो इसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक दिख रहा है मतलब यहाँ पे उसने कुछ एमिट नहीं किया, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ही बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ऐसे लाइन 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 किया हुआ, ठीक है। ओके, ये देखो, ग्राउंड लेवल का एनर्जी है, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, फोर्थ लेवल। सबसे कम एनर्जी कहाँ होता है, ग्राउंड लेवल, और जो पीक एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन सी R2S, यस सर। देखो देखो इसमें ये देखना है कि Q2S में कौन सा वेवलेंथ मिल रहा है बेटा, रेड, रेड, कौन सा मिल रहा है, रेड। अगर ये अच्छा वही चेंज हो गया, ठीक है, एनीवेज। तो Q2S में क्या हो रहा है बेटा, रेड वेवलेंथ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया होता तो क्या मिलता, इसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है ना, तो ये रेड से थोड़ा पीछे आए, क्या बोला, ये विजिबल देगा ही नहीं, तो ये कौन सा रेड दे रहा है ना, जब ये रेड दे रहा है तो ये कौन सा देगा, मतलब उससे कम वेवलेंथ ही देगा ना, उससे कम वेवलेंथ देगा ना Q2G। लेकिन अगर अब यहाँ से जब ये रेड दे रहा है, अपने को चाहिए क्या बेटा, ब्लू लाइट चाहिए ना। ब्लू लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ज्यादा एनर्जी लेवल डिफरेंस चाहिए ना, तो एनर्जी लेवल डिफरेंस एक तो ये ज्यादा हुआ, ठीक है, और एक तो ये ज्यादा हुआ, और एक तो ये ज्यादा हुआ, तीन कंडीशन, 1, 2 और 3। क्यों ज्यादा एनर्जी लेवल चाहिए डिफरेंस, क्योंकि hc/λ होता है ना, hc/λ या h न्यू, तो ब्लू का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी लेवल डिफरेंस एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस देख लो, लिख लो सब, 13.6 और ये 3.4, 1.51, 0.84, देन जो भी है ना। अब उनको माइनस करके देख लो, जिसका भी एनर्जी लेवल जो है ज्यादा आएगा, तो किसके लिए ज्यादा आएगा बेटा, किसके लिए एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा आएगा, P2G आएगा। P2G दिया है क्या, P2G नहीं दिया है, तो ये गलत, बाकी होगा P2G भी होगा, लेकिन ये दिया नहीं है, गलत। अब फिर कौन सा दिया है, Q2G दिया है क्या, Q2G भी नहीं दिया, गलत। P2S दिया है, तो P2S को हम नहीं दिया सर, R2S बस R2S दिया है।
R2S सर R2S एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा ना। सर और सर वो R2G एक और ऑप्शन है R2G इज गिवन, सो इट इज R2G। समझ में आ रहा है एनर्जी लेवल डिफरेंस। R2G में एनर्जी लेवल डिफरेंस कितना आएगा, ये अराउंड 12.1 आएगा, 12.1, और बाकी सब में एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। अपने को चाहिए क्या, एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ज़्यादा। सर अगर ये हाइड्रोजन के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए तो बात कर रहे हैं सर तो जेट तो फिर उसमें यूवी लाइट में देता है स्टार्टिंग, क्या, यूवी लाइट का एमिट करता है कौन, जी ग्राउंड सेट पे जलाते हैं। सीरीज बामर ब्रैकेट वाला, लाइमन पावर वाला, ठीक है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो ना ऑप्शंस, सर तो फिर वो लोग से सकता है आपका Q2S Q2S हो सकता है ना, ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शंस देख के काम करो। हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार में से कोई एक ही सही होगा। 3 ऑप्शन नहीं दिया है, चौथा जो दिया है वही सही है। ये फाइंड करो, एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये हाइड्रोजन एटम नहीं है बेटा, कोई दूसरा एटम है। अपने को पता करना है कि कौन सा एटम। हाइड्रोजन होता तो दूसरे चीज से तीसरे में जाने में कितना डिफरेंस होता, बहुत कम, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सुनो, तुम सुबह मारो, क्वेश्चन ना बनाओ बेटा। हाँ हाँ सुनो, बोलो, छुट्टी ले लो, मत करो। क्या मेरे को C5, वेरी गुड, सी ऑप्शन आया। 5 आया, कितना, सी ऑप्शन। वही किल्विस, शौर्य, कल कहाँ था शौर्य, लड़की के साथ घूम रहा था, वो वाटर पार्क, फाइंड करो ये थर्ड लेवल और सेकंड लेवल की क्या है। थर्ड लेवल का एनर्जी लेवल क्या लिखेंगे, E3 है ना, -13.6 Z²/n², तो n कितना होगा 3, तो मतलब कितना हो जाएगा 9, और E2 कितना होगा बेटा -13.6 इंटू Z² कितना है, Z² इज Z², वही तो फाइंड कर रहा है, कितना होगा नीचे 4। इन दोनों को माइनस करो और इक्वेट किससे करना है, 47.2 से, ठीक है। इक्वेट करोगे तो आ जाएगा ना आंसर, आ गया। ये देखो 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी माइनस करना है, ठीक है। 13.6 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, किस पे है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये Z² का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, तो Z का रफली वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 24.5, तो इसका रूट लो कितना आएगा 5, ठीक है। कोई डाउट है इसमें,
थर्ड एनर्जी से सेकेंड एनर्जी लेवल पे आया होता। अगर ये फोर्थ से 3 में आया होता, फोर्थ से 3 में आया होता तो डेफिनेटली कोई दूसरा मटेरियल होता। ठीक है, अब देखो इतने सारे कैलकुलेशंस करने के लिए, हमको बड़े लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो एक नया कांस्टेंट है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये पढ़ाया स्लाइड्स नहीं पढ़ाया। तो देखो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है कि देखो कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके पहले ऑर्बिट पे आ रहा है, कोई भी सादा अब नहीं चाहिए, रिमेनिंग क्लासेस के लिए नहीं चाहिए आवाज। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ रहा है, तो अगर ये किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर n = 1 पे आ रहा है, पहले ऑर्बिट पे आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। चाहे वो दूसरे से जंप करके पहले पे आए, चाहे तीसरे से जंप करके पहले पे आए, चाहे कहीं से भी जंप करके अगर पहले पे आए, तो उसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? लाइमन सीरीज। सेकंड है बामर सीरीज, मतलब किसी भी ऑर्बिट से जंप करके कहां पे आए? सेकंड ऑर्बिट। थर्ड से 2, फोर्थ से 2, फिफ्थ से 2, 10th से 2, इनफाइनाइट से 2 पे अगर आए तो क्या बोलेंगे उसको? बामर सीरीज। पास्टल सीरीज क्या बोलेंगे? कहीं से भी जंप करके। और ब्रैकेट सीरीज मतलब फोर्थ पे आए। फंड सीरीज मतलब, और इसको याद करने का तरीका लिबास ब्रांड। ठीक है, ये ऑर्डर में पूरा ऑर्डर में। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टल, देखो जो डेली होता है ना बेटा, डेली हम उसको E2 - E1 लिखते हैं ना फोटोन के लिए। अब डेली को बेसिकली हम क्या लिखते हैं? hc/λ ना, hc/λ। इस hc को मैंने नीचे ले आया और यहाँ पे h³ हो गया, c हो गया। इस सारे कांस्टेंट को अगर मैं सॉल्व करूं, इस सारे कांस्टेंट को सॉल्व किसने किया था बेटा? सारे कांस्टेंट को किसने सॉल्व किया था? रिडबर्ग्स ने। तो इसीलिए इस पूरे का वैल्यू कितना आया? 1.1 10⁻⁷। तो 1/λ इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ r/z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 n2 जो है डायरेक्ट एग्जाम पे नहीं देता है, नेट पे क्या बोलता है? बामर सीरीज, लाइमन सीरीज। अब तुमको n1 n2 वहां से पता करना है। और ये बामर लाइमन सीरीज जो है ना, केवल और केवल हाइड्रोजन सेल के लिए डिफाइंड है। केवल किसके लिए डिफाइंड है? हाइड्रोजन सेल के लिए। सोडियम के लिए, कॉपर के लिए बामर पास्चर मत करना, उनके लिए डिफाइंड है KLMN। क्या डिफाइंड है? KLMN। केमिस्ट्री में पढ़ते भी है ना, इसीलिए एग्जाम में पगलाना नहीं। देखो ये फाइंड करो, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are excited to third excited state. Third excited state मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट फोर्थ ऑर्बिट। आंसर 4 हो जाएगा। 3 पॉसिबल पूछा है। एक, दो, तीन, चार, ये है राइट। चौथे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं ना, तो देखो एक तो ये ऑप्शन है, या फिर ऊपर से नीचे आ जाओ, एक ये ऑप्शन है, तो एक ही यहाँ पे आ सकता है डायरेक्ट, एक ही यहाँ पे आ सकता है डायरेक्ट, एक यहाँ पे आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज। फिर क्या हो सकता है? एक यहाँ से आ सकता है डायरेक्ट, एक यहाँ से आ सकता है डायरेक्ट, और एक बचा तो एक यहाँ से आ सकता है डायरेक्ट। इतने सारे ट्रांजिशंस की कॉम्बिनेशन है कि नहीं? अरे ये बोल रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व, उसको अलग अलग क्या? अरे इसको हटा दो ना, ये तो कौन सा सेम हो जाएगा?
सर अच्छा, ये वाला। लेफ्ट साइड से हाँ ओके तो तीन ये कॉम्बिनेशन होगा यहाँ से यहाँ, एक यहाँ, एक और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? थर्ड से नीचे वाला, थर्ड से नीचे तो हो गया ना। करेक्ट करेक्ट, ये बचा। तो कितने कितने अलग अलग वेवलेंथ रिलीज कर सकता है? एक यहाँ फोटोन रिलीज करेगा, एक यहाँ फोटोन रिलीज करेगा, एक यहाँ, तो 6 अलग अलग वेवलेंथ का फोटोन रिलीज करेगा। सर लेकिन यहाँ बस इफ एटम्स आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वो डायरेक्टली एक्साइट नहीं कर सकते ना, वहां से एक्साइट होकर कहाँ जा सकता है? सेकंड पे भी जा सकता है, फर्स्ट पे भी जा सकता है पहले, फिर वो फाइनली एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सर अगर इंफिनिटी तक ऐसा होता है क्या? इंफिनिटी पे एक्साइटेड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, इनफाइनाइट। और देखो इसको विजुलाइज कर लो एक बार, इसको विजुलाइज करो, कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और इसका देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, ऐसे तुम गिनते नहीं रहोगे। अभी मैंने बोल दिया कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर मैंने बोल दिया होता कि 10th एक्साइटेड स्टेट, तो ऐसे लाइन थोड़ी ना बनाते रहोगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे, अगर मैं बोला कि सेकेंड ऑर्बिट से 10th ऑर्बिट पे जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है बेटा? सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे n2 क्या लिखोगे? 10, n1 क्या लिखोगे? सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखोगे? 10, 2, तो आंसर क्या आएगा? 10 - 2 8, एक 9, 36। कितने पॉसिबिलिटीज आ गए बेटा? मतलब 36 अलग अलग वेवलेंथ के लाइट जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। आज बहुत कम क्वेश्चन है। आज तुम लोगों का क्लास मुझे लगता है 15-20 मिनट में और खत्म हो जाएगा। आज क्लासेस कम से कम आधे घंटे पहले करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। उसके बाद फिर ये शुभम पार्टी दे रहा है, क्या कहा? दे दो ऐसे ही। तो उसने भी तो यही किया था। तुम्हारा वो डांसर कौन था? मूनवॉक जो करता था, अमेरिका का। माइकल जैक्सन, यस। रॉक, पता है ना? पहला ऑप्शन, कैलकुलेट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स इन द पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज कौन सा है बेटा? पास्टन सीरीज कौन सा है? तीसरा। अब एक बार बताओ, पास्टन सीरीज के लिए मतलब थर्ड ऑर्बिट पे आना चाहिए। थर्ड ऑर्बिट कहाँ से आ सकता है? फोर्थ से भी आ सकता है, फिफ्थ भी से भी आ सकता है, सिक्स से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए कहाँ से आना पड़ेगा उसको? इनफाइनाइट से। कहाँ से आना पड़ेगा? n = इनफाइनाइट से n = 3 तक, तभी मुझे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। बस फाइंड कर लो। 1/λ = और न्यू = क्या दिया बेटा? r z² इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करो r 1.1 × 10⁻⁷ कितना? 7
Z कितना दिया है? Z हाइड्रोजन एटम है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 दिया है ना, 3 तो 1/9 कितना आएगा आंसर? सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो एक बार पी वाई क्यू सॉल्व किया, पी वाई क्यू सॉल्व किए हो है ना। पी वाई क्यू सॉल्व करोगे तो तुमको सारे जो है लाइमन और बामर के इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार के लाइमन बामर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वही बनेगा, हाँ? वही बनेगा, आना तो वही है। ये देखो, ये फाइल करो। आरिफ, आज तुम लोग इकट्ठा बैठ के 6 लोग क्लास का माहौल बहुत डिस्टर्ब करो, लिटरली ऑनेस्टली। एक जो ऑनेस्ट किसी जाके बैठो किसानी। सॉल्व करो चलो। चलो बनाओ, मैं देख रहा हूँ। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी वाला ना, ये सारे तुम कर लो। बोर्ड में आया ना, बोर्ड में आया? एक बार और कर दो। सॉल्व किया? कौन से लेवल पे जा रहा है बेटा? एक सेकंड लेवल से ग्राउंड लेवल पे दिया, एक थर्ड लेवल से ग्राउंड लेवल पे दिया। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन डी। तो बोर्ड में तुम गलत करके आए थे मतलब, है ना? बोर्ड में गलत हो गया मेरा मतलब। ऑप्शन क्या आएगा? 3 लैम्डा। सॉल्व किया सबने? आ गया? नहीं आया? देखो देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? लैम्डा दिया है ना। यहाँ से यहाँ तक लैम्डा दिया है, तो कितना एनर्जी लेवल डिफरेंस देखो। ई एच माइनस ई एल कितना दिया? एच सी बाई लैम्डा। ई एच कितना दिया बेटा? 2e माइनस ई एल कितना दिया है? ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और दूसरा इक्वेशन इसके लिए लगाओ तो क्या आ जाएगा? 4e बाई 3 माइनस ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1। तो इसमें माइनस करो तो कितना आएगा? e बाई 3, और ये कितना आया? e। ये दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तो e डिवाइडेड बाई e बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो ये e से e चला जाएगा 3, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया। समझ में आया? सब 2 स्टेप का आंसर है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा दिमाग, बस। ये देखो, the ratio of the frequency of the long wavelength emits. अब long wavelength और short wavelength
ये सारा चीजें समझ लॉन्ग कब होगा शॉर्ट कब होगा, है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो कहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा? 25 लाइमन और बामन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लाइमन सीरीज कौन सा होता है? पहला। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? सेकंड वाले से जब 2 से 1 पे है, क्योंकि अगर 3 से 1 पे है तो उससे कम वेवलेंथ मिलेगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी मिलता है जब वो इमीडिएट जंप करता है, ठीक है। तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा? 2 to 1। बामन के लिए क्या हो जाएगा? 3 to 2। लाइमन के लिए हो जाएगा n2 2 हो जाएगा और n1 कितना हो जाएगा बेटा? 1। और बामर के लिए क्या हो जाएगा? बामर के लिए n2 is 3 और n1 is 2, ठीक है। तो ये इसका वेवलेंथ फाइंड करो। L लाइमन Ly is equal to RZ square, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 लैम्डा बामर is equal to RZ square। अब देखो ये 3 और 2 दिया है ना, मतलब 1/9 minus 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 5/36। RZ square is 5/36। अब इनको डिवाइड करोगे तो ये लाइमन बामर ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये नीचे आ जाएगा लाइमन। मतलब मैंने डिवाइड किसको किया? इसको डिवाइड किया, तो 5/36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 9 जा 5/27 आ रहा है। किसका आ रहा है 5/27? फ्रीक्वेंसी बोला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बोला क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। हमने क्या है? लैम्डा निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया? अगर लैम्डा बोलता तो ये हो जाता। वेरी गुड, ये पढ़ो। पढ़ के आंसर लिखो। लार्जेस्ट वेवलेंथ एमिट करेगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा? लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए पहले वाले की है। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए पहले वाले। अब ग्राउंड स्टेट से वो बोल रहा है बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है? लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज पूछ रहा है बेटा, क्या होगा आंसर? बामर सीरीज मतलब थर्ड से सेकंड। यार इतना हर जगह कैलकुलेशन नहीं, कुछ दिमाग भी। n = 1, n = 2, n = 3। यहाँ पे कितना होता है? -13.6, -3.4, यहाँ पे -1.51, यही होता है ना। तो बामर बोल रहा है मतलब यहाँ से यहाँ आया होगा, 3 से 2, इसको क्या बोलेंगे? बामर। अब बामर सीरीज के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कैलकुलेट करने की जरूरत है, इसीलिए बोले एनर्जी लेवल याद रखो। एनर्जी लेवल याद रखोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं तो तुम क्या करने लग जाओगे बेटा? क्या करने लग जाओगे? E = E3 - E2 और E3 को पुट करो, ये -13.6 Z²/9 -13.6 Z²/4, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर लेके आओगे। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। देखो मैंने करके रखा है तुम लोगों के लिए, फिर भी बताओ इसको।
इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है कि वो किसी से टकराए और अपना एनर्जी लूज ना करे, किसी से टकराए और अपना एनर्जी लूज ना करे, उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, अगर इस लैपटॉप को डिस्प्लेस करना है, इस लैपटॉप को डिस्प्लेस करना है, इसको चाहिए 10 जूल। मैंने अगर इसको 10 जूल का एनर्जी दिया तो ये डिस्प्लेस कर जाएगा। अगर मैं 9 जूल का एनर्जी दूं तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। जब डिस्प्लेस ही नहीं किया तो 9 का 9 जूल एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हुआ, तो कैसा हो गया प्रोसेस? इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक कब होगा? एक ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन है, उसको हायर स्टेट में भेजना है और एनर्जी 10 पॉइंट क्या होगा? 2। 10.2 नहीं, 10.2 से कम होना चाहिए। मतलब ये ग्राउंड स्टेट है ना बेटा, ये फर्स्ट स्टेट, सॉरी सेकंड स्टेट, n = 1, और ये क्या है? n = 3। n = क्या होगा बेटा? 4। अब यहाँ पे कितना होता है? -13.6। यहाँ पे कितना होता है? -3.4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने एनर्जी 10.2 से ज्यादा दिया तो ये जंप कर जाएगा, और अगर 10.2 से कम दिया तो हिट करके वापस आ जाएगा, लेकिन जंप नहीं करा पाएगा। तो वो कोलिजन कैसा कहलाएगा? इलास्टिक। इसीलिए 13.6 से 10.2 से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं। अगर बराबर होगा तो उसको जंप करा देगा। समझ में आया? ओके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मे बी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तुम लोग के जीवन का एटम्स यहीं पे खत्म होने वाला है। होपफुली सब कहीं ना कहीं सेटल होना है, कहीं ना कहीं सेटल होना है ना? फोटॉन्स ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सबसे कम एनर्जी डिफरेंस। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कम एनर्जी गैप। अब देखो 1 से 2 में एनर्जी गैप पता है अपने को 10.2 होता है, 4 से 2 में एनर्जी गैप क्या होता है? 12.2। 1 से 4 में कितना होता है? बहुत ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12। लेकिन 3 to 4 में सबसे कम होता है। 3 to 4 में कितना होगा? बहुत कम, मतलब 1.5 - 0.89 ऐसे करके होगा, मतलब 0.7 और 6, बहुत कम। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे कम। और एनर्जी जितना कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। एनर्जी इज लेस, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, ये तो तुम लोग ऐसे चुटकी बजा के करते हो। चुटकी बजा ली? नहीं हुआ, सॉरी। अच्छा, ग्राउंड स्टेट पे कोई हाइड्रोजन है जिसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है? तो कौन सी स्टेट पे चला जाएगा? पहला स्टेट या दूसरा स्टेट? पहला स्टेट। समझ में आ रहा है? देखो देखो, एब्जॉर्ब करना मतलब क्या होता है? हाँ, वही -13.6 -3.4 और यहाँ पे -1.51। ठीक है, अब टोटल ग्राउंड स्टेट पे कितना होता है बेटा? -13.6। फोटोन ने इतना 12.1 का एनर्जी क्या किया है? एब्जॉर्ब किया। तो इसमें 12.1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1.51। तो मतलब ये कहाँ पे चला गया होगा? तो n = 1 से कहाँ चला गया? n = 3 पे। n = 3 पे चला गया ना? पक्का? n = 3 पे चला गया तो मोमेंटम निकाल दो, NH/2π। तो 6.62 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2π, 3.14। अब ये तो तुमको फाइनल मोमेंटम आया ना, इनिशियल मोमेंटम कितना था? h/2π। तो देखो L3 - L1
L3 माइनस L1 तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन बी और सी 2 पाई। तो 2 से 2 1 अपॉन पाई का वैल्यू कितना होता है? सो सी ऑप्शन आउट ऑफ सिलेबस 6.62 डिवाइडेड बाई पाई कितना होगा? 2 आसपास 2 ठीक है। तो और इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड, इंक्रीज होगा क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज होगा। पहला दूसरा ऑप्शन तो ऐसे गलत कर सकते हो है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लिटरली लास्ट। ब्रैकेट मतलब कौन सा होगा? ब्रैकेट मतलब 4 अब ब्रैकेट के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ब्रैकेट के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से 4। अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो 5 से 4, शॉर्टेस्ट पूछता है तो इनफाइनाइट से 4। तो एक बार इनफाइनाइट से 4th लगा दो, एक बार इनफाइनाइट से 2nd लगा दो, क्योंकि बाहर क्या होता है? 2nd होता है। सर ये चार्ट जेड क्या कुछ है? Z मतलब एटॉमिक नंबर। सर हाइड्रोजन नंबर हाँ सर, इसका ऑलरेडी हाइड्रोजन दे दिया। वो बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वो बोल के रखा है कि जैसे बामर सीरीज होता है ना हाइड्रोजन एटम के लिए हमने डिफाइन किया है, वो उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। The value of Z ठीक है। हाँ एक तो किसी और एटम एक तो नहीं, हटा दिया वो दिया ना हाइड्रोजन लाइक। नहीं, वो क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज द सेम एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम, ये कोई दूसरा एटम मानो ना, हाइड्रोजन लाइक बोल रहा है और ये हाइड्रोजन एटम है। स्टेटमेंट समझो, अब मैं थोड़ी समझा जाऊंगा वहां पे। अभी मैं वही अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो जगह लिखे हैं तो लाइक भी तो पढ़ो आगे। कौन सा? सर 4 4 Yes, सी तो देखो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या लिखोगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसके लिए हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब लैम्डा डैश ले लो। लैम्डा डैश कितना होगा? RZ²। और ये ब्रैकेट के लिए मतलब क्या है? 1/4 माइनस 1/∞। ब्रैकेट 4th होता है ना। ये 2 है हाँ, 2 है तो 1 लैम्डा डैश इज इक्वल टू RZ²/16। 2 है ठीक है। अब देखो, अब 1 अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन के लिए, बामर के लिए क्या होगा बेटा? 1/4 माइनस 1/∞। तो RZ²/4 RZ²/4। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो लैम्डा हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये लैम्डा डैश नीचे। दोनों इक्वल है। RZ²/16 और ये हो जाएगा RZ²/4। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 4 आया। लैम्डा डैश इज इक्वल टू LH इंटू 4 टाइम्स हुआ नहीं, Z² भी है ना। अच्छा Z² है ना, Z² इंटू Z²। तो Z कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हम लोग Z² बता रहे हैं सर, आप गलत सुन के मार रहे हो। सर मैं तो सॉल्व करके 2 ले ली। अच्छा आप इसका नहीं सुने, आप ऐसे करके सीखते हैं। हाँ, और आप इन लोग को सुन रहे थे। जब मैं गलत बताती तब तो सुन लेते हैं, सही बताती तब नहीं सुनते हैं। कोई बात नहीं, करो। कान की सेंसिटिव गलत चीज होती है ना। आप स्टेथोस्कोप हाँ? इस चैप्टर में अभी भी अगर ये सोच के बैठे हो कि एक दिन बैठूंगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा,
तो अब वो दिन नहीं है, ठीक है, लिटरली। अब ऐसा नहीं सोचना है ना, इसके 4 महीने पहले सोचते थे कि आज सर ने पढ़ाया, चलो घर में एक बार प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाए। अब वो टाइम नहीं है, जो भी है यही परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत 1-8 घंटे जाके देख सकते हो बस, लेकिन प्रैक्टिस का टाइम नहीं है अब। ओके मेरे वॉरियर्स। सर हाँ एक्सरे है तो ये हटा दीजिए यार, एक्सरे हटा दिया है, नहीं पढ़ना ना नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ना ना सर उसको नहीं पढ़ता। रिड्यूस सिलेबस देख लेना एक बार, ओजीएस वगैरह सब हटा दिए। और वो क्या बोलते हैं जर्नल रिवीजन जर्नल वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट में चला गया है, है उसको पढ़ना पढ़ना नहीं। एक्सपेरिमेंटल पार्ट में तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट की लास्ट में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना ठीक है। लास्ट 2 डेज एक्सपेरिमेंटल चीजें पढ़ा दूंगा। लास्ट 2 डेज मतलब लास्ट 2 डेज मतलब 3 मई 3 मई नहीं, 28 कोशिश ये है कि 30 तारीख तक खत्म हो जाए, 30 से 1 तक। एक क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए ऐसा डिजाइन है 30 मार्च 30 मार्च नहीं, 30 मार्च सर अप्रैल में वेडनेसडे को भी टेस्ट है हम लोग का। कौन सा तारीख? हर लास्ट टेस्ट कब हो रहा है? 28 बस सही तो है, क्या दिक्कत है? सर आप जैसे प्लान करने का से एक दिन इधर भी और कम करना पड़ेगा। सर काफी 22 और टेस्ट पढ़ा देंगे, बीच में जैसे टाइम मिलता है पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाना लास्ट में है ना। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अभी नहीं। देखो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के जितने प्रॉब्लम्स देखोगे ना, अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ा हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंटल स्किल क्या पढ़ोगे जब ऑलरेडी तुमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं।